जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं मॉडल पेपर 2022 वार्षिक परीक्षा हिंदी का कक्षा 10 का। तो 10 का आज आज के लिए जो आप वीडियो है आपके लिए वो कक्षा 10 का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये 70 नंबर का एक ही प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा। समय है 3.25 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट। तो बिना देरी के लिए चलते हैं आपको अपने क्वेश्चन पेपर की ओर। देखें तो क्वेश्चन नंबर शुरू हुआ आज का ये पहला क्वेश्चन। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से है। पहला है का खंड, पहले के का खंड में है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान करके लिखिए। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उस 4 में से एक आपका सही है, तो सत्य और असत्य आपको सत्य कथन छांटना है और उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो देखिए क्या है आपका जो क्वेश्चन है वो सत्य क्या है। तो इसमें सत्य आपको बताना है। विद्यानिवास मिश्र रूप कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ये ठीक नहीं है। तो इसमें एक ही सही है, तो एक ही सही है जो उसका नाम है वो ऑप्शन है आपका चौथा, यानी चौथा आपका सत्य है। ठीक है, ये चौथा आपका सत्य है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ये चौथा ऑप्शन, ये आपका सत्य है। ठीक है, तो ये आपको पहला नंबर मिल गया। चलते हैं अब अगले नंबर की तरफ। आपको 1 नंबर मिल गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है। निम्न में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। इसमें एक रचना है जिसे चार रचनाएं दी गई है। इसमें से एक रचना का मात्र आपको लिखना है। क्या लिखना है? एक रचना। तो इनमें से किसी एक रचना, ये जो आपके रचना दी गई है इसमें उसके लेखक के नाम को लिखना है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको चारों लेखक के नाम दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना पहुँचे। हो सकता है कि आपको प्रश्न पत्र में इन्हीं में से कोई आ जाए, तो चारों के नाम आपको एक को नहीं चारों का दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से हैं ये रचना और लेखक। देखिए रश्मि मानसा में है रामचंद्र शुक्ल। तितली के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अर्ध नारीश्वर के हैं विष्णु प्रभाकर। और गांधी जी की देन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसमें आपको एक ही पूछा गया था, ये एक ही पूछा गया था कि इनमें से एक के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको चारों लेखक के नाम दे दिए गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो दोस्तों आप बच्चों ये आप विधिवत याद रखें, समय बहुत कम है और फास्ट ट्रैक रिवीजन करते रहें। और ये वीडियो आपको 70 में से 65 60 65 नंबर दिला सकता है आसानी से। तो आप घर बैठ कर के और इस समय अपनी पढ़ाई करें और अपने पेपर की पकड़ मजबूत बनाएं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है। ठीक है, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है। उत्तर ये है, प्रेमचंद अपने घर में संस्मरण गद्य की विधा रचना है। ठीक है, संस्मरण गद्य विधा की रचना है। तो ये आपको उत्तर देना है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखना है आपको। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास है अशोक के फूल। और भाई और कई हैं, लेकिन मैंने एक उत्तर दिया है आपको। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कृत एक उपन्यास अशोक के फूल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी में किसी एक जीवनी लेखक का नाम बताइए। हिंदी में किसी एक जीवनी लेखक के नाम बताइए। तो ये है आपका उत्तर। हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो समझ लीजिए हिंदी में आपको अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगर आप विधिवत मेहनत करते रहेंगे तो आपके नंबर को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखें, मेहनत करते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आ गया 2 का खंड है। इसमें एक एक क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 नंबर के हैं। प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपको लिखने हैं। तो देखिए ये प्रमुख प्रवृत्तियाँ ये है, साम्यवादी विचारधारा और दूसरा है मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये 2 आपकी प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। ठीक है, क्या है? साम्यवादी विचारधारा और मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रगतवादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम और उनकी एक कवियों के नाम और उनके के एक मतलब काव्य आपको लिखना बताना है कि क्या क्या उन्होंने लिखा है। तो देखिए क्या है आपका, प्रगतवादी के किन्हीं दो कवियों में उनकी रचनाएं क्या हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, दूसरा है नरेंद्र शर्मा। प्रगतवादी युग के तो रामधारी दिनकर ने रचना की है रेणुका और नरेंद्र शर्मा ने रचना की है कर्णफूल। ठीक है, तो ये दोनों उत्तर हो दो की खा के प्रगतवादी युग के कवि और उनकी रचना। तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है रेणुका और नरेंद्र शर्मा ने लिखा है कर्णफूल। दो के गा खंड देखिए। निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं एक रचना के रचयिता का नाम लिखना। ये बता रहा है कि ये आपके रचना दी गई है तो इसके रचयिता के नाम को लिखने हैं। तो यहाँ पर 5 रचना दी गई है, तो हमने तो कोशिश किया है पांचों रचना को बताते हुए पांचों रचना आपको बताई है। ये लोकायतन देखिए, ये पहला है आपका लोकायतन, युगमपथ, रस्म, हिम तरंगिका हिम तरंगिणी और अग्निरेखा। तो देखिए मैंने पांचों यहाँ पर दिया है। यहाँ देखिए लोकायतन सुमित्रानंदन पथ, युगपथ जो है वो भी सुमित्रानंदन पथ है, रस्म में जो है महादेवी वर्मा ने है, हिम तरंगिणी जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी का है और अग्निरेखा जो है महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, तो ये आपको रचना और उसके रचयिता का नाम मालूम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको से एक ही पूछा जा रहा है, लेकिन आपको पांचों याद रखने हैं। खुदा ना खास्ता इसमें से कोई आपका आ जाए तो पक्का इसी में से ही आएगा। तो फिलहाल आपको बने रहना है इसी पांचों के साथ में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपके एक गद्यांश दिया हुआ है और उस गद्यांश में हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, या असंभव है, फिर फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही। ये पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो देखिए यह उत्तर है आपका। प्रस्तुत गद्यांश, अगर जब पद्य का है तो पद्यांश और गद्य का है गद्य से तो उसको गद्यांश कहते हैं। तो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के संकलित ममता नामक कहानी से उद्दृष्ट है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी निम्नवत लिखे पाठ का नाम है ममता, लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। विशेष इस पाठ के शेष सभी गद्यांश की व्याख्या यही संदर्भ में प्रयुक्त होगा तो बात अलग है। प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषण से भरा हुआ थाल देखा तो वह हतप्रभ हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करते हुए अपने पिता से कहती है कि आप विपद के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस या धन विपत्ति में साधक होता है। और अगला जो है अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, तो ये आपका और खा में बताया गया। देखिए इसका और भी है, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको पहले दिखाया गया था कि ये इसमें का खंड है, ये का खंड है, इनमें से किसी एक, तो का ये है और खा आपका देखिए ये है, खा है ये खा खंड है। तो इसमें से दोनों में से एक ही करना है। आज विज्ञान विषयों के हाथों में अद्भुत एवं अतुल शक्ति दे रहा है, जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत करना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो हम अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और
भोग भावना को दबाए रखें। ठीक है, तो इसमें देखिए ये प्रस्तुत गद्यांश और इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन तीनों के ये क्वेश्चन हैं आपके। लेखक क्या ये कह रहा है कि वर्तमान युग विज्ञान के उन्नत का युग है। विज्ञान के उन्नत से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। लेखक का कहना है कि समाज में, राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि यदि विज्ञान की शक्ति पर प्रेम और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया गया तो मानव का हित नहीं कर सकती। नैतिक बंधन से विज्ञान की असीमित शक्ति सीमित हो सकती है और इसका उपयोग विकास के लिए न कर निर्माण के लिए किया जा सकता है। आज विज्ञान की शक्ति को कल्याण की दिशा में प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो ये तो है उसका उत्तर पूरा। ठीक है, तो पूरे विज्ञान के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए का खा दो है, लेकिन यहाँ पर पहले को देखिए लिखा दुस्साह दुराज प्रजान को और क्यों ना बाढ़े दुख दंदु और अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद। तो देखिए इसका उत्तर है आपका। प्रस्तुत पद्यांश कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतई से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित नीति के शीर्षक से उद्धृष्ट है। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है। व्याख्या में आप लिखेंगे कवि का कथन है या कवि कहता है कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। दोहरे प्रशासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर के संसार को गहन अंधकार में डुबो देते हैं या अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। काव्य सौंदर्य। अमावस्या की रात को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं, ऐसे सूर्य ग्रहण के समय में होता है। यह कवि के ज्योतिष ज्ञान का परिचायक है। दूसरा है सौंदर्य है। दोहरा शासन प्रजा के लिए कष्टप्रद होता है। इस नीति के निर्धारण में कवि ने अपने ज्योतिष ज्ञान का व्यवहारिक रूप में अच्छा प्रयोग किया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार श्रेष्ठ और दृष्टांत गुण आपका प्रसाद। अगला आपको बताया गया, अगला है आप में खा खंड में है। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु का साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कृपाली था। तो इसका देखिए किस तरह से व्याख्या किया गया है। ये देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित ओजस्वी वाणी में कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृष्ट है। प्रसंग काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए रण कौशल का दृष्टांत वर्णन किया है। व्याख्या आप देखेंगे। उस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ा केसरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, बल्कि यद्यप वो दौड़ दौड़ कर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो वो मान सिंह के रक्त के प्यासे हों। अर्थात राणा प्रताप का रण कौशल इतना भयानक था कि वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मान सिंह की सेना पर रक्त पिपासु बनकर के टूट पड़े थे। राणा प्रताप
अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना के रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध करते रहे थे कि मानो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप रूप लिए साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आधमकी हूँ। तात्पर्य यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब शत्रु सेना का नेतृत्व करता हुआ मानसिंह युद्ध भूमि में राणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप ने मानसिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी। काव्य सौंदर्य हल्दी घाटी के युद्ध भूमि का दृष्टांत वर्णन हुआ है। रस कैसा वीर रस शैली है ओजपूर्ण छंद मुक्त और तुकांत अलंकार श्लेष है। ठीक है, इस तरह से आप में है। ठीक, अगला बता रहा है कि निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचना लिखिए। तो ये बच्चों, ये आपको तो याद रखना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सम्राट पांडे और भगवत शरण उपाध्याय। तो मैंने एक का यहाँ पर दिखाया है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम महादेव सहायता। इनके परिवार गांव में संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभावान, संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव अव्वल आते थे, यानी प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना, कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रभाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर रहा। सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़ करके पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की भी यातनाएं भोगी। इन्होंने विदेश जाकर के भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति भी नियुक्त किए गए तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति भी बनाए गए। राजनीतिक जीवन विज्ञान या जीवन के अतिरिक्त बंगाल, बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सादा जीवन, उच्च विचार उनके जीवन का पूर्ण आदर्श रहा है। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता से प्रभावित होकर उनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस प्रकार इस पद को ये सन 1952 से 1962 तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी को इनको अलंकृत किया, यानी पुरस्कृत किया। जीवन भर राष्ट्र के निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 को देश को अलविदा कहकर चले गए। तो इनकी रचनाएं देखिए। राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाएं, चंपारण में महात्मा गांधी बापू के कदमों, तो उन्हीं से प्रभावित हुए तो उन्हीं के बारे में ज़्यादा लिख भी डाला। साहित्य के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्यिक साधक और कुशल वक्ता भी थे। यद्यपि ये सादी भाषा गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा उल्लेखनीय है। तो इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आप जीवन परिचय याद करें। फिर देखिए, यह है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखिए। तो अशोक वाजपेयी, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, इसमें से आप किसी को एक जीवन परिचय याद कर लें भाई। अच्छा है कि सब याद कर लें। देखिए, ये आपका संस्कृत है। संस्कृत में आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। अस्माकं संस्कृते सदा गतिशीलता वर्तते, मानव जीवनं संस्कर्तुम ऐसा यथा समन्वय नवा नवा विचारधारां स्वीकरोति, नवा शक्ति च प्राप्तनोत अत्र दुराग्रह न। तो ये आपके ये संस्कृत है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका अनुवाद ये बताया गया कि प्रस्तुत पद्यांश से हमारी भारतीय संस्कृति गतिशील और उसके लचीलेपन के बारे में बताया है। हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए समय अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है। तो ये है इसका, तो ये इसका हिंदी में ये रूपांतरण है आपका।
ठीक है, आप इसको हिंदी में पढ़ लेंगे। अगला है एक दोहा मतलब एक दिया हुआ है श्लोक है ये, उत्तरम या समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र ससंति संतति। देखिए, समुद्र के उत्तर और विशाल उत्तर की ओर हिमालय और दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी है, ये उसका नाम हुआ। अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड काव्य से एक श्लोक लिखिए। तो ये आपको एक श्लोक लिखना है जो इस पाठ्य पुस्तक में ना आया, इस प्रश्न पत्र में जो ना आए उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। अगला आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा, तो किन्हीं दो के संस्कृत में उत्तर दीजिए। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, कुत्र मरणम मंगलम भवत, कहा वाराणस्या मरणम मंगलम भवत, ठीक है। अगला है ये आपका क्वेश्चन है, वातात् शीघ्रतरम किमस्ति, वातात् शीघ्रतरम मनः अस्ति। ये उत्तर है आपका, ये क्वेश्चन है आपका। श्वेत केतुः कस्य पुत्रः आसीत्, या इसी को कहते हैं श्वेत केतुः कः आसीत्, ठीक है। तो श्वेत केतुः अरोड़ेय पुत्र आसीत्, ठीक है। अगला आपको बताया गया है, किंग जीत्वा भोक्षे महिम, किंग जीत्वा भोक्ष से महीमम। तो ये आपका है युद्धम, ठीक है, युद्धम जीत्वा मोक्ष में महिम, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया। अगला का उत्तर देखिए ये है, आतुरस्य मित्रम कः भवति, या आतुरस्य मित्रम भीषक भवति, ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो गया। फिर बताया गया, करुण अथवा हास रस की परिभाषा दीजिए। तो करुण रस भी आपको बताने, मैंने तो करुण रस और हास रस दोनों बताया है। तो करुण रस देखिए क्या होता है, करुण रस और हास रस देखिए लगातार आपके परीक्षा में आया है, तो आप उसको आप भूलना नहीं है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है, हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। यही हास नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तो इसे हास रस की निष्पत्ति होती है। जैसे भेंदे के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारे, गौतम तेय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। विंध्याचल पर्वत में रहने वाले तपस्वी मुनियों की यह सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी इसलाएँ अब चंद्रमुखी नारियाँ बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अस्थायी भाव हंसी है, हास, विभाव आलम्बन, बिंद के वासी तपस्वी है, उद्दीपन है अहिल्या की कथा सुना, और अनुभव हंसना है, इसमें संचारी भाव स्मृति है। अगला देखिए, अगला है करुण रस। करुण रस क्या है, करुण रस अस्थायी भाव शोक है, करुणा है, शोक है। शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तो उसे करुण रस की प्राप्ति होती है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा फाटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप पर यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। इसमें अस्थायी भाव क्या है, अस्थायी भाव इसमें शोक है, विभाव आलंबन श्रवण है, ठीक है, अनुभव सिर पटकना प्रलाप करना है, इस तरह से है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण से दीजिए। तो देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो, मनु जनो आत उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने घात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर प्रभात। स्पष्टीकरण, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर हैं। ये प्रायः कालीन धूप से सुशोभित निर्मल शैल की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। मोर मुकुट सी चंद्रिकनु, यो राजत नंद नंद नंद, मनु सखी
शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। ठीक है, यहाँ मोर पंख के से बने मुकुट की चंद्रिकाओं में सतचंद्र की संभावना व्यक्त की गई है। अन्य उदाहरण पुलक उठे पुलक प्रकट धरती है करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हों तुर भी मंद पवन की झोंकों से। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगला है रूपक अलंकार किसे कहते हैं। ये देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय या उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक है, मुख चंद्र मन सागर मेरा, ये सब है आपका। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, इसका अर्थ देखिए क्या है, हरि जननी में बालक तेरा, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, ये सब इसके उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रयुक्त छंद को पहचान कर लिखिए। बंदो मुनि पद कंज रामायण जय सिमरऊँ, सिर मयऊँ सरवर सकोमल मंजु दोष रहे दूषण सहित। तो देखिए इसमें ये क्या है, ये आपका सोरठा है। क्या है, सोरठा। ठीक है, बस सही लिख देना है कि ये इसका सोरठा है बस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो तीन के इसमें 6 उत्तर दिए हुए हैं, मतलब 6 क्वेश्चन पूछे, इसमें आपको 3 करने हैं। तो मैंने 6 के उत्तर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। देखिए हिंदी में उपसर्ग, देखिए उपसर्ग 2 होते हैं, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में। तो यहाँ हिंदी के उपसर्ग दिए हुए हैं। अनु माने होता पीछे, और इसका अनुभव जो शब्द है अनुभव अनुकूलन, सह बने साथ, सहयोग सहपाठी, इसका उत्तर हुआ। अप माने होता हीनता, अपहरण अपराध, परि माने होता चारों ओर परिवार परिजन, अभिमानी होता पूर्ण या अधिक, अभिमान अभिशाप, माने हीन या नीचे अवगुण। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आपको दे दिया गया है, आपको इसमें से 3 को लिखना है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द बनाए। तो यहाँ पर आपके 5 प्रत्यय दिए गए हैं, उसमें 2 करने हैं, आपको 5 के उत्तर दिए गए हैं। देखिए 5 प्रत्यय है, पन ता वा बट व त्वा। तो पन का होता है बचपन, पन का अर्थ होता है बचपन, यानी उसमें अब आपको पन आ जाए, जैसे आपको लिखना पागलपन, शब्द क्या होगा, पागलपन। ता है तो सुंदरता महानता, वा पहनावा दिखावा, बट आहट घबराहट, है ना, तो लघुत्व महत्व, है ना, इसमें ये आपका प्रत्यय आ जाए, मतलब वो अंत में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन्हीं 2 के समास विग्रह या समास तथा समास देना है। तो इसमें आपके 4 हैं, 2 देने हैं, तो चारों के प्रयास किए गए, चारों आपको दिया जाए। ये आचार विचार, आचार और विचार, नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समाहार, अष्टग्रह 9 ग्रहों का समाहार, प्यारा 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 और प्यारा। ठीक है, तो ये आपके उत्तर हुए। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है। तो निर्गुण, मीत, आंसू, उच्चारण। तो देखिए आपके इसमें 2 के बजाय चारों दिए गए हैं। निर्गुण माने निर्गुण, मीत माने मित्र, आंसू माने अश्रु, और उच्चारण माने होता उच्चारण। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची दीजिए। तो 2 के पर्यायवाची इसमें से लिखने हैं, लेकिन 2 ठो लिखने हैं। तो यहाँ पर चारों के आपको पर्यायवाची दे दिए गए हैं, जैसे विष्णु का है नारायण, माधव केशव, हाथी का है दंती कुंजर मतंग, हाँ, यमुना का नदी कालिंदी यम की बहन, मोर का होता पर्यायवाची मयूर, सिखी कपाली। तो और ये देखिए इसमें आपको संधि देखनी है, कौन सी संधि है ये, इसमें देखिए पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो इसमें देखिए ल में कौन कौन से है, ये आपको लिखना है। देखिए इसमें लिखना है कि संधि का नाम लिखना है, तो कौन कौन सी संधि है, ये आपको ये संधि लिख दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक ईधन ई का है, इसमें आधन छोटा ओ का और आ का है। ठीक है, इसमें ये सब ये है क्वेश्चन आपके। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2
चतुर्थी विभक्ति लिखना है, मति अथवा फल के और मधु अथवा नदी के। तो यहाँ पर चारों लिख दिए गए हैं, दो कुछ नहीं। फल का जो चतुर्थी विभक्त है फलाए, मति का है मत्ते या मतये, और मधु का है मधुने, और नदी का है नद्दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ये देखिए, निम्नलिखित में से किसी के एक धातु पुरुष वचन को लिखना है आपको। इसमें बताया गया कि आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, तो ये आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखने हैं। स्वदेश, प्रदूषण, या आप में आ जाए कोरोना वायरस या योग, है ना, इनमें से एक आएगा। और आपको और इसमें आपको जो ये है स्वपठित खंडकाव्य, इनमें से करना है मेवाड़ मुकुट, क्योंकि बहराइच जिले में आपका है मेवाड़ मुकुट है, ये आपका मेवाड़ मुकुट करना है। ठीक है, ठीक है, तो मेवाड़ मुकुट से आपको पाठ करने हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आज का वीडियो ख़त्म हुआ। हम फिर मिलते हैं आपको अगले में, तब तक के लिए नमस्कार।